बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। चलो भाई, सब तैयार हो ना? इमरान ने आते ही पूछा। हम सब तो तैयार ही हैं, बस आपका ही इंतजार हो रहा था। मारिया ने गुस्से से कहा। तो चलो, खड़े क्यों हो दोस्तों? इमरान ने आगे चलते हुए कहा। फिर बाकी दोस्त भी उसके पीछे चलने लगे। अभी वो थोड़ा ही आगे गए होंगे कि एक बस उनके पास आकर रुक गई। वो सब बस में सवार हो गए। बस 1 घंटे के बाद आगे जंगल के करीब जाकर रुक गई। सब दोस्त बस से उतरने लगे। अरे, किराया कौन अदा करेगा? शाहजेब ने बस से उतरते हुए कहा। तुम और कौन? इमरान ने पीछे मुड़कर कहा। सब दोस्तों ने पीछे मुड़कर कहा। सब दोस्त ही अब उतर चुके थे। शाहजेब ने भी किराया अदा किया और बस से बाहर आ गया। बस आगे चल पड़ी। ये जंगल बहुत खूबसूरत होगा, शाहजेब ने जंगल में दाखिल होते हुए कहा। फिर सब दोस्त जंगल में दाखिल हो गए। वो जंगल में आगे ही आगे चले जा रहे थे। वो 8 दोस्त थे, 4 लड़के और 4 लड़कियां। लड़कों के नाम शाहजेब, वासिफ, आरिफ और इमरान, जबकि लड़कियों के नाम मारिया, हुमा, सहरिश और कमल। वो जंगल में चलते ही जा रहे थे। कितना खूबसूरत जंगल है, ऐसा लगता है जैसे कोई वादी हो। वासिफ ने कमल से कहा। इस जंगल के जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे, हुमा ने कमल और वासिफ को देखते हुए कहा। वैसे भी वासिफ को जंगली बिल्ली देखने का बहुत शौक है। जंगली बिल्ली का दीदार करेगा वासिफ, शाहजेब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है शाहजेब? सहरिश ने शाहजेब से पूछा। क्या मतलब? शाहजेब ने सहरिश की तरफ देखकर पूछा। मेरा मतलब है कि क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि ऐसी कब्र है इस इलाके में जिससे आवाज आती होगी? सहरिश ने कहा। हो सकता है, शायद, शाहजेब ने मुख्तसरन कहा। वो सब बातें करते जा रहे थे। आरिफ सबसे आगे आगे चल रहा था। आरिफ सबसे ज्यादा डरपोक था। आज तो डरपोक साहब आगे आगे चल रहे हैं, हैरत है, कमल ने कहा। आरिफ एक बड़े से दरख्त के नीचे जाकर रुक गया। वाह, ये दरख्त तो बहुत बड़ा है, आरिफ ने दरख्त की तरफ देखते हुए कहा। अब ऐसे बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर काली काली चुड़ैलें भी होती होंगी, वासिफ ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वैसे इतना बड़ा दरख्त मैंने आज तक नहीं देखा, हुमा ने दरख्त के पास आकर कहा। अबे चलो यहाँ से, वासिफ ने आगे चलते हुए कहा। हुमा भी आगे चल पड़ी। आरिफ दरख्त को हाथ लगाकर देख रहा था। उसके ऊपर कंधे पर एक काला सांप आकर आरिफ ने एक चीख मारी और सांप को दूर फेंक दिया। बाकी सब दोस्त हंसने लगे और शाहजेब ने आरिफ के ऊपर फेंका था, उठाकर जेब में डाल लिया। वो नकली था जो शाहजेब ने आरिफ के ऊपर फेंका था। आरिफ बहुत ज्यादा डरपोक था, इसीलिए सबके साथ साथ चलने लगा। वो सब बातें करते हुए जंगल में आगे ही आगे चले जा रहे थे कि किसी के रोने की आवाज आई। हर तरफ वो आवाज गूंजने लगी। ये आवाज कैसी है? मारिया ने बेताब होकर कहा। लगता है कोई मुसीबत में है, आरिफ ने रुक कर कहा। मगर कौन हो सकता है इस जंगल में? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा और सबसे आगे आगे चलने लगे। रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। वो सब आगे ही आगे चलने लगे और रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें दूर से एक शख्स दरख्त के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके करीब पहुंचे तो वो एक बूढ़ा था। उसके मट्टी से भरे हुए लंबे लंबे बाल और जिस्म पर मैला सा सूट था। एक पल के लिए तो सब उसे देखकर डर गए। वो बूढ़ा एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ सर झुकाए रो रहा था। वो शक्ल से 80-90 साल का लग रहा था। उसके रोने की आवाज इतनी ऊंची थी कि लगता था कि कोई 15-20 साल का लड़का रो रहा हो। कौन कौन है आप? शाहजेब ने बमुश्किल पूछा। बूढ़े ने रोना बंद कर दिया और ऊपर सर उठाकर देखा। उसकी मोटी और सुर्ख आंखें देखकर सभी डर गए। वो बूढ़ा गौर गौर से इन सब को देख रहा था। कौन है आप बाबा जी? शाहजेब ने दोबारा पूछा। बैठो बेटा, उस बूढ़े ने सब की तरफ देखते हुए कहा।
सब दोस्त जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। बेटा, मेरा नाम नवाज है और मैं काफ़ी अरसे से इस जंगल में भटक रहा हूँ। कहाँ जाना है बाबा जी आपने? इमरान ने पूछा। बेटा, इस जंगल के आखिर में एक सहरा है और सहरा पार करने के बाद एक कब्रिस्तान आता है, मुझे वहीं जाना है, बूढ़े ने बताया। लेकिन बाबा जी, आपका कब्रिस्तान में क्या काम है? वासिफ ने बूढ़े से पूछा। बेटा, वहाँ मेरा घर है, मैंने वहीं जाना है, बूढ़े ने कहा। बेटा, कब्रिस्तान में घर होते हैं? मेरा घर वहीं है। कब्रिस्तान में घर नहीं होते? सहरिश ने हैरान होकर पूछा। बेटा, कब्रिस्तान में घर होते हैं, इसमें हैरानगी वाली कोई बात नहीं है। क्या आपको घर वालों ने तलाश नहीं किया? बाबा जी ने शाहजेब से पूछा। बेटा, मैं इस दुनिया में अकेला ही रहता हूँ। एक बीवी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही और मेरी कोई औलाद भी नहीं है, बूढ़े ने रोते हुए कहा। बहुत अफसोस हुआ बाबा जी ये सुनकर। बेटा, तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम सब कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। बाबा जी, हमें कब्रिस्तान की तलाश है जो इस इलाके में वाक़ है। इस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिससे आवाज़ आती है। कब्र से आवाज़ आती है कि ए बंदे, अपने घर में आ जा, मुझे तेरा इंतज़ार है। आरिफ ने बूढ़े को तफसील बताई। अरे बेटा, वो कब्र तो उसी कब्रिस्तान में है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, बूढ़े ने कहा। फिर तो हमारी मंजिल करीब है, मारिया ने खुश होकर कहा। अब हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, वासिफ ने भी खुश होकर कहा। इंशाअल्लाह हम आज ही इस जंगल से निकल जाएंगे, सहरिश ने कहा। लेकिन बेटा, मैं तो काफ़ी अरसे से इस जंगल में ही भटक रहा हूँ, लेकिन ये जंगल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बूढ़े ने मायूस होकर कहा। आप फिक्र न करें बाबा जी, हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह जल्दी हम इस जंगल से बाहर होंगे, इमरान ने बूढ़े को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, अगर तुम मेरे साथ हुए तो मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा, बूढ़े ने इमरान की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। हम आपके साथ ही हैं बाबा जी, हुमा ने कहा। तो बूढ़े के चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। फिर सब दोस्तों ने अपने अपने बैग से खाना निकाला और खाने लगे। उन्होंने बूढ़े को भी खाना खाने को कहा, लेकिन बूढ़े ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो बूढ़ा है और शहरी खाने नहीं खाता, बल्कि जंगल के फल खाता है। ये कहकर वो बूढ़ा उठा और जंगल में एक तरफ को चला गया और वो सब दोस्त खाना खाने में लगे रहे। उन्होंने बूढ़े को भी खाना खाने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा वापस आया तो उसके हाथ में कुछ फल थे। उसने वो सब फल सब दोस्तों को दिए और खुद एक तरफ बैठ गया। वो बूढ़ा गहरी नज़रों से सब दोस्तों को देख रहा था। जब सबने फल खाए तो उन्हें बहुत मज़ा आया, क्योंकि फल बहुत मज़ेदार थे। उन्होंने इतने मज़ेदार फल आज तक नहीं खाए थे। फिर उन्होंने अपना सामान बैग्स में रखा और आगे चल पड़े। वो बूढ़ा भी उनके साथ साथ चलते लगा। चलते चलते रात हो गई और जंगल से जानवरों की खौफनाक आवाज़ें आने लगी और परिंदे दरख्तों के इर्द गिर्द घूमने लगे। अब हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, शाहजेब ने अपना बैग एक जगह रखते हुए कहा। नहीं बेटा, यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा है। यहाँ से थोड़ी दूर एक गार है, हमें वहाँ जाना चाहिए, बूढ़े ने शाहजेब की तरफ देखते हुए कहा। सब दोस्तों ने बूढ़े की बात से इत्तेफाक किया और आगे चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद वो गार में पहुंचे। सब ने अपने बैग एक तरफ रखे और बैठकर बातें करने लगे। वो बूढ़ा गार से बाहर खड़ा एक तरफ देख रहा था। वो सब गार में बैठकर बातें कर रहे थे कि वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ। बेटा, वो सामने तालाब है, वहाँ रात को भूलकर भी मत जाना, बूढ़े ने आते ही कहा। क्यों बाबा जी? वासिफ ने पूछा। वो इसलिए कि वो खून का तालाब है। बज़ाहिर तो वहाँ पानी नज़र आता है, लेकिन वहाँ खून ही खून है, और अगर कोई रात को वहाँ जाए तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, बूढ़े ने कहा और गार से बाहर निकल गया। ये बूढ़ा मुझे कोई भूत वगैरह लगता है, मारिया ने कहा। मुझे भी, इमरान ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, और फिर सब सो गए। रात की किसी पहर हुमा की प्यास की वजह से आंख खुल गई। हुमा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली तो उसमें पानी नहीं था। हुमा ने आरिफ को जगाया और पानी मांगा। आरिफ की बोतल भी खाली थी। फिर उन्होंने सब दोस्तों की बोतलें देखी तो सब की सब बोतलें खाली थी। अब क्या करें? आरिफ ने परेशान होते हुए कहा। ऐसा करते हैं, वो जो सामने तालाब है वहां से पानी लेकर आते हैं। क्या? वहां तो खून है, आरिफ ने पीछे हटते हुए कहा। अरे तुम भी उस बूढ़े की बातों में आ गए।
हुमा ने कहा और आरिफ का बाजू पकड़कर उसे गार से बाहर ले आई। गार से बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी। गार से थोड़े फासले पर वो बूढ़ा एक बड़े से पत्थर पर सो रहा था। दोनों ने एक नज़र उस बूढ़े की तरफ देखा और फिर तालाब की तरफ चल पड़े और बूढ़े ने अपनी आंखें खोली। हुमा और आरिफ तालाब के पास गए। हुमा अपनी बोतल में पानी डालने लगी। देखा, ये पानी है, खून नहीं। वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था। हुमा ने पानी बोतल में डालते हुए कहा, चलो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरिफ ने इधर उधर देखते हुए कहा। हुमा ने पानी बोतल में डाल लिया था। जब वो दोनों पीछे मुड़े तो आगे बूढ़ा खड़ा था। आप? आरिफ ने चौंक कर कहा और बूढ़े के मुंह से कह कहा निकला। हुमा के हाथ से बोतल नीचे गिर गई। भागो, आरिफ ने चीख कर कहा। आरिफ और हुमा भागने लगे। आज तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे, बूढ़े ने कहा और साथ ही बूढ़े के हाथ लंबे होने लगे। अब बूढ़े के हाथ हुमा और आरिफ के करीब पहुंच चुके थे। फिर बूढ़े के हाथों ने आरिफ और हुमा के पांव पकड़ लिए और दोनों को घसीटते हुए तालाब के पास ले गया। हुमा के गले से लॉकेट नीचे गिर गया था। फिर बूढ़े ने आरिफ और हुमा को तालाब में गिरा दिया। माफ करना दोस्तों, बूढ़े ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों तालाब में डूब चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों के ढांचे तालाब के पानी में तैरते हुए दिखाई दिए और बूढ़ा जोर जोर से कहके लगाकर हंसने लगा। सुबह मारिया की आंख खुली तो उसने देखा कि हुमा अपनी जगह पर नहीं है। उसने सहरिश और कमल को भी जगाया। जब वो तीनों लड़कों के पास आई तो आरिफ भी अपनी जगह से गायब था। फिर उन्होंने शाहजेब, इमरान और वासिफ को भी जगाया। वो तीनों भी उठकर बैठ गए। अरे क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया? शाहजेब ने आंखें मलते हुए कहा। वो हुमा और आरिफ यहाँ पर नहीं है, सहरिश ने परेशान होकर कहा। अरे हो सकता है कि वो बाहर घूमने गए हों, इमरान ने कहा और फिर उन दोनों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ और एक तरफ बैठ गया। अरे दोस्तों, आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बाहर गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे, वासिफ ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा और बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। काफी देर तक वो आरिफ और हुमा का इंतजार करते रहे, लेकिन वो ना आए। वो इस दुनिया में होते तो आते। मेरे ख्याल में हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, उनको तलाश करना चाहिए, शाहजेब ने उठते हुए कहा और सब दोस्त और बूढ़ा बाहर निकल आए। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। काफी देर तक वो सब हुमा और आरिफ को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिले। हमें इस तालाब की तरफ जाकर उन्हें देखना चाहिए, हो सकता है वो वहां हो, कमल ने तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब वो तालाब के पास पहुंचे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं और सब हवन्नकों की तरह तालाब में देखने लगे। मैंने मना भी किया था कि इस तालाब की तरफ कोई न जाए, ये तालाब खूनी है, लेकिन मेरी किसी ने ना मानी, बूढ़े ने उन दोनों के ढांचों को देखते हुए कहा। हुमा और आरिफ के ढांचे तालाब के ऊपर तैर रहे थे। ये लॉकेट, ये तो हुमा का है, कमल ने लॉकेट उठाकर कहा, और ये बोतल भी हुमा की है, सहरिश ने तालाब के पास गिरी हुई बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुमने इन दोनों को मारा है, इमरान ने बूढ़े के गिरेबान से पकड़कर कहा। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो रात को सो रहा था, मुझे क्या पता ये कब यहाँ पर आए, बूढ़े ने परेशान होकर कहा। छोड़ दे इसे, शाहजेब ने बूढ़े का गिरेबान इमरान के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। अब इन ढांचों को तो तालाब से बाहर निकालो, सहरिश ने रो रो कर कहा। नहीं, अगर कोई इनके ढांचों को तालाब से बाहर निकालने गया तो वो खुद भी तालाब की नजर हो जाएगा, बूढ़े ने सहरिश की तरफ देखकर कहा। उन लोगों ने बूढ़े की बात मान ली और उन ढांचों को वहीं छोड़ दिया और वापस चल दिए। वो बूढ़ा भी उनके साथ साथ चलने लगा। वो जंगल खत्म हुआ और सहरा आ गया। शाम का वक्त था, सब ने खाना खाया और बूढ़े को भी दिया। फिर वो सब बातें करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। उन्होंने अपना सामान एक जगह रखा और सो गए। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और वो बूढ़ा थोड़े फासले पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कुछ देर तक उनको गौर से देखता रहा और फिर सो गया। रात की किसी पहर इमरान की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया। उसकी नज़र थोड़े ही फासले पर सोए हुए बूढ़े पर पड़ी तो इमरान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। इमरान ने अपने दोस्तों को देखा जो गहरी नींद सो रहे थे। इमरान खामोशी से उठा और बूढ़े के पास जा पहुंचा। इमरान ने अपने दोनों हाथ बूढ़े की गर्दन की तरफ बढ़ाए। अभी उसके हाथ बूढ़े की गर्दन से दूर ही थे कि बूढ़े ने अपनी बंद आंखें खोल दी। इमरान ने डर कर हाथ पीछे कर लिए। मारना चाहता है मुझे? हाँ, बूढ़े ने गुस्से से कहा। कि क्यों मारूंगा मैं आपको?
تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے یہ بتا۔ ہاں میں مارنا چاہتا ہوں تمہیں، عمران نے بوڑھے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تم سے اپنے دوستوں کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو کسی اور نے نہیں تو نے مارا ہے۔ میں تمہاری آنکھوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ بوڑھے نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا۔ عمر عارف کو تم نے مارا ہے نا؟ عمران نے غصے سے پوچھا۔ ہاں میں نے ہی تمہارے دوستوں کو مارا ہے، بوڑھے نے کہا۔ مگر کیوں؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، بوڑھے نے بھی کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر عمران نے غصے سے بوڑھے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بوڑھے نے غصے سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے دوسرا تھپڑ بوڑھے کو مارنا چاہا۔ بوڑھے نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمران اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس بوڑھے ہاتھوں میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ عمران اپنا ہاتھ ہلا بھی نہ سکا۔ بوڑھے کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ کوئی بھی اس کی آنکھوں کو دیکھ لیتا تو اپنی آنکھیں جھکا لیتا۔ عمران اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا جا رہا تھا۔ عمران کو غصہ بہت آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بوڑھا کسی طرح اس کا ہاتھ چھوڑ دے، کیونکہ وہ جتنا زور لگا رہا تھا بوڑھے کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس کی کوئی پیش نہ گئی تو اس نے دوسرے ہاتھ سے بابا کو تھپڑ مارنا چاہا تو بوڑھے نے عمران کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ بوڑھے نے منہ کھولا تو اس کی زبان باہر آئی اور عمران کی گردن کے گرد لپٹ گئی۔ عمران کی آنکھیں باہر آنے لگیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی، اور پھر دھیرے دھیرے عمران کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ بالکل بے سدھ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہلنا بند ہو گئے۔ وہ مر گیا تھا۔ اس کے جسم سے جان نکال لی گئی تھی۔ بوڑھے کی لمبی زبان اس کی موت کا پھندا بن گئی تھی۔ جب وہ مر گیا تب بوڑھے کی زبان اس کی گردن سے اترنے لگی اور اپنے منہ میں آ گئی۔ پھر بوڑھے نے کچھ پڑھ کر عمران پر پھونکا تو وہ دور جا گرا اور اس کا جسم صحرا میں دھنستا چلا گیا۔ اس کا سارا جسم صحرا میں دھنس چکا تھا، صرف اس کا سر باہر رہ گیا تھا۔ صبح شاہ زیب کی آنکھ کھلی تو اس نے عمران کو اپنی جگہ نہ پایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے دور صحرا میں بھی وہ نظر نہ آیا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ شاہ زیب اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ جس چیز سے اس کا پاؤں ٹکرایا تھا اس نے ایک طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر واصف، کمل، ماریا اور سہرش جا گئیں اور وہ بوڑھا بھی اٹھ گیا۔ وہ سب بھاگ کر شاہ زیب کے پاس آئے۔ جس چیز سے شاہ زیب کا پاؤں ٹکرایا تھا وہ عمران کا سر تھا۔ سب عمران کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد شاہ زیب اور واصف نے وہاں سے ریت ہٹائی تو عمران کا سر بھی ریت میں دھنستا چلا گیا۔ شاہ زیب اور واصف نے وہاں سے بہت زیادہ ریت ہٹائی لیکن عمران کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، بوڑھے نے کہا۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے دوستوں کی موت کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے، ماریا نے روتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی ماریا کو ایسا لگا جیسے وہ صحرا میں دھنستی جا رہی ہے۔ مجھے یہاں سے نکالو، ماریا نے چیخ کر کہا۔ ان سب نے ماری کی طرف دیکھا تو خوف سے کانپ کر رہ گئے کیونکہ وہ ریت میں اندر دھنستی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے ارد گرد سے ریت ہٹانے لگے لیکن ماریا مسلسل ریت کے اندر دھنستی چلی جا رہی تھی اور پیچھے بوڑھا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب ماریا کا صرف سر ہی ریت سے باہر رہ گیا تھا اور باقی سارا جسم ریت میں دھنس چکا تھا۔ تو تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یہ موت کا صحرا ہے، ماریا نے اتنا کہا اور ساتھ ہی اس کی روح جسم سے غائب ہو گئی۔ شاہ زیب نے ماریا کو وہاں سے نکالنے کی کوشش تو کی، اس کا سر بھی صحرا میں دھنس گیا۔ وہ پوری کی پوری صحرا میں دھنس گئی۔ ان سب کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں نمایاں ہونے لگی۔ زبانوں نے بولنا بند کر دیا۔ کافی دیر تک وہاں گہرا سکوت چھایا رہا۔ پھر شاہ زیب نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ یہ موت کا صحرا ہے، کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، واصف نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ زیب، سہرش، کمل بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بوڑھا بھی ان کے آگے آگے چلنے لگا اور وہ سب بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ صحرا سے باہر آ گئے۔ صحرا ختم ہوا تو قبرستان شروع ہو گیا۔ اب سب اور میں اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ آپ کو قبر کی تلاش تھی اور مجھے ضرورت، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ قبر کہاں ہے؟ سہرش نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا اور ساتھ ہی قبرستان میں داخل ہو گیا۔
वो चारों भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। बूढ़ा एक कब्र के पास जाकर रुक गया। यही वो कब्र है जिससे आवाज आती है, बूढ़े ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। अचानक ये कब्र से आवाज उभरी, ए बंदे, अपने घर में आ जा, मुझे तेरा इंतजार है। वो चारों ये आवाज सुनकर हैरान रह गए। मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बूढ़े ने कहा। तो वो चारों बूढ़े की तरफ मुतवज्जह हुए। आपको कब्र की तलाश थी, आज से आपकी तलाश खत्म हुई। मुझे भी इस कब्र की जरूरत थी। माफ करना दोस्तों, मैंने ही तुम्हारे दोस्तों की जान ली है। ये कब्र मेरा घर है और रोजाना मुझे बुलाती है, क्योंकि मैं 100 साल पहले मर चुका हूं। लेकिन मैं 100 साल से इस जंगल में भटक रहा था। जब तक मैं 4 आदमियों को मार ना लेता, तब तक ही मैं जंगल में भटकता रहता। मैंने आपके 4 दोस्तों को मारकर अपना मकसद हासिल कर लिया है। मुझे माफ करना, मैंने अपने घर तक पहुंचने के लिए तुम्हारे दोस्तों को मार दिया, बूढ़े ने उन्हें बताया। अचानक ही कब्र फटी और बूढ़े ने कब्र में छलांग लगा दी और कब्र दोबारा से बंद हो गई। वो सकते के आलम में एक दूसरे को देखते जा रहे थे। किसी में भी हिम्मत न थी कि वो कुछ बोल सके। उनके चेहरों पर खौफ छाया हुआ था। यूं लग रहे थे जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। उनको हकीकत का मालूम हो गया था कि एक मरा हुआ इंसान उनके साथ रह रहा था और वो मरा हुआ इंसान ही उनकी मौत बना हुआ था। आज उनकी तलाश खत्म हो गई थी। वो जिस कब्र को तलाश करने आए थे उस तक पहुंच गए थे, लेकिन अपने प्यारों को खोकर। वो चारों कुछ देर तक कब्र को देखते रहे, फिर अपने दोस्तों की याद दिल में लिए हुए अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।